चलिए, तो आज का टॉपिक है ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री हिंदी में इसको ज्यामिति बोलते हैं और इसका मतलब होता है कि पॉइंट, लाइन, एंगल, इन सारी चीजों की प्रॉपर्टीज को जानना, इनको नापना सीखना और इनके इंटर रिलेशंस को जानना। समझ पा रहे हो? पॉइंट आप सुनते हो, पॉइंट, लाइन, एंगल सुनते ही आ रहे हो स्कूल में, बाकी कहीं भी आप देखते हो तो ज्योमेट्री क्या बोलती है? ज्योमेट्री का मतलब होता है इन सब के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसको जानना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि पॉइंट क्या है तो आप ऐसा करके बना दोगे, बोले ये पॉइंट है, आप ये बोल दोगे पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे। सिमिलरली मैं आपको बोला एक लाइन खींच दो तो आपने ऐसा लाइन खींच दिया, ऐसा खींच दिया, बोला लाइन है, ठीक है। तो लेकिन जब मैं आपसे इसकी प्रॉपर्टी पूछूंगा तो आप नहीं बता पाओगे। एंगल बोलूंगा तो आप एंगल बना दोगे। आप क्या है, इसको बना तो सकते हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? ज्योमेट्री में इन सारी चीजों की प्रॉपर्टीज को समझते हैं, इनको नापना सीखते हैं और इनके इंटर रिलेशंस को समझते हैं। क्या क्या सीखते हैं? प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट एंड इंटर रिलेशंस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है। और यहां सबसे छोटे यूनिट से हम शुरू करेंगे और सबसे छोटा यूनिट होता है पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। समझिएगा। अब मैं अगर आपको पॉइंट बनाने बोलूं तो आप क्या कर देंगे? ऐसा बना देंगे, ये हो गया आपका पॉइंट। ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट की थिकनेस नहीं होती, इट हैज नो थिकनेस। पॉइंट की थिकनेस नहीं होती, पॉइंट हैज नो थिकनेस। पॉइंट की लेंथ नहीं होती, इट हैज नो लेंथ, इट हैज नो ब्रेड्थ। पॉइंट की थिकनेस नहीं होती, लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब ये मार्कर है, मार्कर का ये पिन जो है, पॉइंट जो है, जितना मोटा रहेगा उतना बड़ा ये ऐसा बन जाएगा। आप पेंसिल से बनाओगे, पेंसिल इससे ज्यादा शार्प है, उसका छोटा बनेगा। इससे कोई ज्यादा मोटा मार्कर लोगे, उससे बनाओगे तो और मोटा बनेगा। ठीक है। तो वो कैसे बन रहा है? आपको ये मोटा अगर दिख रहा है तो कैसे दिख रहा है? केवल इस मार्कर के पॉइंट के मोटे होने के चलते ये जो पॉइंट है आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा है, अदरवाइज नहीं दिख रहा है। नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है। तो पहला क्या है आपका? पॉइंट। लिखेंगे पॉइंट। लिखो, लिखते चलना है। पॉइंट हैज नो थिकनेस, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ। तो क्या है इसमें भाई? लेंथ ब्रेड्थ कुछ नहीं है। तो पॉइंट का क्या है? पॉइंट में केवल एक क्या है? स्पेस में एक जगह है। स्पेस में क्या है? एक जगह है। तो इट हैज अ लोकेशन इन स्पेस। इसका स्पेस में क्या है? स्थिति है। भाई मैंने यहां बना दिया ना। चलिए, लाइन। अगला है हमारा लाइन। याद रखिएगा, लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट लेंथ होती है। लाइन की लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट, अनंत लंबाई का होता है लाइन। लाइन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। लाइन को क्या नहीं कर सकते हम लोग? ड्रॉ नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ड्रॉन, इट कैन नॉट बी ड्रॉन। लाइन की क्या होती है? अनंत लंबाई होती है। हिंदी मीडियम वाले, इसको क्या नहीं किया जा सकता? इसको निरूपित नहीं किया जा सकता, या ड्रॉ नहीं किया जा सकता, या बनाया नहीं जा सकता। तो आप जो लाइन बनाते हैं कॉपी में, वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो आप कॉपी में बनाते हैं उसको हम कहते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। लाइन
सेगमेंट। क्या बनाते हैं आप कॉपी में? लाइन सेगमेंट बनाते हैं। आप देखिए कभी भी कोई लाइन ऐसा खींचते हैं तो आप ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी ऐसा करके लिखते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, तो क्या होता है, आप लाइन सेगमेंट बनाते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का एक पार्ट है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, लाइन देखेंगे, दोनों कंपेरेटिव पढ़ा रहा हूं। ये लाइन यहां से शुरू हुआ, यहां तक चला गया, इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक। तुमने बीच में काट दिया यहां से यहां तक, ए और बी, और यही ए से बी तक क्या हो गया आपका? लाइन सेगमेंट हो गया। क्योंकि लाइन क्या है? लाइन का तो लेंथ इनफाइनाइट है। उसी में अगर आप एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां कट कर रहे हो, ए बी कट कर रहे हो, तो ए और बी का जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक हिस्सा है लाइन सेगमेंट। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, लाइन से ही एक आगे यहां लिख रहा हूं, एक अगला हिस्सा निकल करके आता है, एक अलग है, ये है रे। क्या है? रे। रे क्या होता है समझिएगा, एक पॉइंट से शुरू होकर के, पॉइंट कहां से? एक पॉइंट से शुरू होगा और ये आगे इनफाइनाइट तक बढ़ जाएगा। कहां तक बढ़ जाएगा? इनफाइनाइट तक। जैसे सनलाइट को बोलते हैं ना, सनलाइट आती है ना, रेज आ रही है, रेज फ्रॉम सन, कहां से शुरू हो रही है? सन से शुरू हो रही है, और कहां तक आ रही है? अर्थ तक आ रही है ना, तो वो भी तो रे है। ठीक है, तो पॉइंट, शुरुआत का पॉइंट आपको पता है, लेकिन जो अंत पॉइंट है वो क्या है आपको नहीं पता है, तो वो क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा। समझ में आ रहा है तीनों में डिफरेंस? लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। बता तो दिया, यहीं पे बता दिया, कुछ थोड़ी ना है, तीनों एक साथ का है। तो लाइन क्या है? लाइन इनफाइनाइट लेंथ का होता है, अनंत लंबाई का होता है। ठीक है, इसको बनाया नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी ड्रॉन, इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो क्या ड्रॉ करते हैं आप कॉपी में? आप कॉपी में क्या ड्रॉ करते हैं? लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये लाइन है इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट कहीं शुरू हो जाएगा और कहीं इनफाइनाइट में जाकर के खत्म होगा, उसका कोई और छोर नहीं पता है आपको, तो वो क्या हुआ? लाइन हुआ। ठीक है, उसी में एक हिस्सा आपने काटा, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो हिस्से काट दिए, अब ए बी को उठा करके बना दिया, तो ये क्या बन गया आपका? लाइन सेगमेंट बन गया। समझ आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आ गया, लाइन और लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, दो चीज। तीसरा चीज क्या है? रे। रे क्या है? रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक पॉइंट तो होगा, लेकिन जो दूसरा पॉइंट होगा, एंड पॉइंट क्या होगा? वो इनफाइनाइट पे होगा। इसका एंड पॉइंट कहां पास होगा? वो इनफाइनाइट पे होगा। समझ में आया? लिख लिए? चलो, अब कुछ प्रॉपर्टीज को समझना, कुछ की नोट प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज को समझो, ध्यान से देखना, काम आएगा ये। पहला, अब देखो ये पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से कितनी लाइंस खींच सकता हूं? तो देखो भाई, ऐसे भी खींच सकता हूं, 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 इधर 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 भी खींच सकता हूं, खींच सकता हूं। मतलब एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती हैं। कितनी लाइन खींची जा सकती हैं? इनफाइनाइट लाइन। इट मींस इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं जो है वो खींची जा सकती है, खूब सारी, और बनाना और बना लो उसी पॉइंट से निकलता हुआ, तो इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। और पतला कर लो ना लाइन को, ये लाइन की थिकनेस है ना, और पतला कर लो, खूब सारी खींचा जाए। ठीक है, जितना पतला करते जाओ उतना स्पेस मिलता जाएगा चारों साइड, और घुसेड़ते जाओ लाइन को उसके अंदर। ठीक है, तो इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट। ठीक है, दूसरा, अब यही बात समझना, और अगर दो पॉइंट होंगे तो कितनी लाइन खींची जा सकती है? दो पॉइंट से होते हुए, दो पॉइंट से होते हुए कितनी लाइन खींची जा सकते हैं? ओनली वन। मिला दो भाई, दो पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों को मिला दिया ऐसे करके।
ठीक है, तो क्या होगा ये, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स। समझ में आया? ये बात समझ में आई कि भाई एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती हैं, लेकिन दो पॉइंट को मिलाते हुए केवल और केवल कितनी, एक लाइन खींची जाएगी। याद रहेगी दोनों प्रॉपर्टीज। दो और चीजें देखेंगे, एक होता है बाइसेक्शन, हाँ बाइसेक्शन, और दूसरा होता है इंटरसेक्शन। बाइसेक्शन और इंटरसेक्शन समझना। बाइसेक्शन का मतलब वो होता है कि जब किसी लाइन को कोई दूसरी लाइन ऐसा काटे कि वो आधे आधे हिस्से में डिवाइड हो जाए। मतलब अगर लाइन ए बी थी, उसको अगर कोई लाइन ऐसे काट रही है आकर के, ठीक है, सी डी किसी पॉइंट ई पे काट रही है, ऐसा काट रही है कि ए ई इज इक्वल टू ई बी हो जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने? एक लाइन ए बी थी जिसको कोई दूसरी लाइन सी डी ऐसी जगह पे काट रही है कि लाइन क्या हो जाए, अपने हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ए ई इज इक्वल टू ई बी। समझ पाए? तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बाइसेक्शन बोलते हैं। और ये जो लाइन सी डी होगी ये क्या कहलाएगी, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि कोई एक लाइन किसी दूसरी लाइन को एग्जैक्ट आधे पे काट दे। अगर मान लो ए बी 10 सेंटीमीटर होता ना, तो सी डी उसको कैसे काटता, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। समझ पाए? इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्शन। फिर से समझना, बाइसेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई एक लाइन किसी दूसरे लाइन को उसके एग्जैक्ट आधे पे काट दे। ठीक है, तो जो काटने वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं अपन, बाइसेक्टर बोलते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखना, दिमाग में बैठा रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा शब्द क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है, ये लाइन ए बी है, ए बी को सी डी ऐसा काट रही है कि पॉइंट ई पे कि ए ई डज नॉट इक्वल टू ई बी। मतलब किसी एक लाइन को कोई दूसरी लाइन ऐसा काट रही है कि दोनों हिस्से जो हुए वो क्या हुए, अलग अलग लेंथ के हो गए। तो बाइसेक्शन में बराबर काटती है, जस्ट आधा आधा काटती है, जबकि इंटरसेक्शन में कहीं भी काट सकती है। यहां भी मान लो कि ए बी का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ए ई का लेंथ हो गया 3 सेंटीमीटर और ई बी का लेंथ कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। समझ गए? बाइसेक्शन और इंटरसेक्शन समझ में आया? ठीक है, हाँ यहां पर सी डी जो है वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टर कहलाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर वर्ड यूज करता है बाइसेक्शन या बाइसेक्टर यूज करता है, तो इसका मतलब समझना जो दी हुई लाइन थी वो क्या होगी, एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और जब इंटरसेक्ट यूज होगा तो इंटरसेक्ट में याद रखना कि एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड नहीं होगी, एक हिस्सा छोटा होगा और दूसरा हिस्सा क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आया बाइसेक्शन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट? एक दो चीजें और बताता हूं। देखो, एक लाइन ये है, मान लो ए बी, और एक लाइन ये है सी डी। ठीक है, समझना, दो लाइन है और इन दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट द लेंथ, मतलब लाइन की शुरू से लेकर के आखिरी तक अगर बराबर है। ठीक है, समझना, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों को मैंने ऐसे रखा, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना वो पूरा बराबर है। कहीं भी चले जाओ, पहला पॉइंट से लेकर के आखिरी पॉइंट तक चले जाओ, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, एक दूसरे के बराबर है। टेढ़ा नहीं, वही तो शर्त है ना, शर्त यही है कि पहले पॉइंट से लेकर, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। ठीक है, पैरेलल लाइंस या समानांतर रेखाएं कहलाएंगी। समझ में आ गया कि अगर दो लाइन है, उन दोनों के बीच पहले पॉइंट से लेकर के आखिरी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, पूरा का पूरा बराबर रहे, तो वो लाइंस क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी।
और एक और चीज याद रखना कि जब उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो पूरा यूनिफॉर्म मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, पहले पॉइंट से लेकर के आखिरी पॉइंट तक, तो वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यूनिफॉर्म मतलब बराबर, ठीक है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटती, कहीं भी नहीं काटेंगी, ये दोनों एक कहीं पास भी जाकर के नहीं मिलेंगी, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। बैठो वहीं बैठो। क्या भाई सर, नहीं कुछ नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस जो है ना वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी समझना, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, मतलब पैरेलल यानी इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, वो बराबर है, तो डिस्टेंस बराबर, कहीं भी लेके चले जाओ और आगे बढ़ जाओ तो भी बराबर, और पीछे चले जाओ तो भी बराबर, नहीं काटेंगे। कब कटेगा, जब एक लाइन दूसरा लाइन के पैरेलल ना हो, मतलब हल्की सी झुकी हुई हो। तो देखो अब ये मान लो ये पैरेलल था, तो इसको मैं ऊपर लेके गया बराबर जा रहा है, नीचे लेके गया तो भी बराबर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो ऊपर से हल्का सा झुका दिया तो ये देखो सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, ये यहां कट गया, ठीक है। और मान लो मैं इसको नीचे हल्का सा झुका दिया तो मैं पीछे आया पीछे आया पीछे, देखो यहां कट गया। ऊपर ये नहीं तो ऐसे चला जाएगा, ऊपर ध्यान में एक तरफ काटेगा हमेशा, दोनों साइड नहीं काटेगा। अगर ऊपर झुका है तो ऊपर की तरफ काटेगा, और नीचे झुका है तो नीचे की तरफ काटेगा, तो काटेगा जरूर। तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। देखें ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, समझना बात को। देखो दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, ठीक है। इनको एक स्ट्रेट लाइन ऐसा काट रही है, मान लो ये था ई और ये था एफ, ठीक है, समझ पा रहे हो। दो पैरेलल लाइन थे ए बी और सी डी, उनको एक स्ट्रेट लाइन ई एफ काट रही है, तो ई एफ क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इसको केवल यहां पास इतना ही समझ करके रखो कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल, एक लाइन काट रही है तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। यहां से बेनिफिट क्या मिलता है, यहां पास हम एंगल्स को समझेंगे, यहां पास क्या मिलेगा हमको, ट्रांसवर्सल लाइन से हमको एंगल्स की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जिसको अभी अपन एंगल्स में पढ़ेंगे आगे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो बस दो पैरेलल लाइंस जिनको एक स्ट्रेट लाइन काट रही है तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइंस कहलाएगी, ठीक है, नोट करो इसको। अपन देखते हैं एंगल्स को। एंगल, एंगल क्या होता है, कोई बताएगा क्या, क्या है बताओ, समझिएगा। ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब अपन पढ़े कि एक पॉइंट से खूब सारी रेज या लाइन निकाली जा सकती हैं, तो मैं इस पॉइंट से एक लाइन ऐसा खींच दे रहा हूं, ठीक है, और यहीं से एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं, तो इन दोनों का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है यहां पास, ये यही क्या कहलाएगा, एंगल। और इसको किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। किससे डिनोट करते हैं, थीटा। इसका क्या मतलब होता है, थीटा, हाँ थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है। समझना बात को, समझना बात को कि दो लाइंस जहां से जिस पॉइंट से शुरू होंगी, ठीक है, दो लाइन जिस पॉइंट से शुरू होंगी वहां पास इनके बीच का जो झुकाव रहेगा उसको क्या कहते हैं, अपन एंगल कहते हैं। देखो ये लाइन यहां से शुरू हुई, ये भी लाइन यहां से शुरू हुई, इनके बीच का जो झुकाव है उसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और एंगल को डिनोट किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। वो थीटा ही है, थीटा ऐसी बनाते हैं, नहीं तुम्हारा तुम जानो, इसको थीटा बोलते हैं, समझ गए, ठीक है। तो ये है आपका एंगल। क्या पाई जैसा, समझना बात को। पाई जो है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कांस्टेंट है, हर जगह यही है, लेकिन थीटा कांस्टेंट नहीं है। थीटा केवल नोटेशन है, थीटा केवल क्या है,
नोटेशन है, ऐसा समझो जैसे तुम रेडियस को आर से डिनोट कर रहे थे ना, डायमीटर को डी से डिनोट कर रहे थे, वैसे ही तुम एंगल को किससे डिनोट कर रहे हो, थीटा से डिनोट कर रहे हो। समझ में आया? जो है वो मानो ना भाई, जो मैथ्स का वो है कि भाई थीटा हर जगह यूनिवर्सल सिंबल है थीटा, ठीक है। टी से टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, तो एंगल को किससे करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो दो लाइंस के बीच का जो झुकाव होगा, जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट पे दिखेगा, उसको क्या कहते हैं अपन, एंगल कहते हैं। और एंगल को डिनोट किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। याद रहेगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स क्या होते हैं। एंगल को मैंने ऐसे बना दिया, ये बन गया थीटा, ठीक है। अब टाइप ऑफ एंगल समझना क्या होता है, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे और डिनोट कर सकते हैं, जैसे ए बी सी ऐसा लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, तो तुम लिखोगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। तो जो पॉइंट जो बीच में रहता है ना, वही पॉइंट यहां होगा, मतलब बी पे थीटा बन रहा है ना, तो कैसा लिखेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। जहां पास ये बन रहा होगा एंगल, उसको क्या लिखते हैं, हमेशा सेंटर पे लिखते हैं। समझ गए। अब टाइप ऑफ एंगल, एंगल के टाइप को समझना, टाइप कैसा होता है, एक होता है एक्यूट एंगल, क्या होता है, एक्यूट एंगल। फिर होता है राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, कौन कौन सा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसके बीच में एक और डाल लो यहां पास, स्ट्रेट एंगल, एक और क्या डाल लिए, स्ट्रेट एंगल। टोटल 5 हो गए। अब समझना कैसे कैसे। इस बार राइट एंगल कितना डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। राइट एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का, तो 180 डिग्री का। यहां थीटा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये दोनों याद रखना, राइट एंगल कितना 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब दिमाग लगाते जाओ। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा, 45, 60, 65 कुछ भी, 0 से 90 डिग्री के बीच में। 89 डिग्री ये सब पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। लेकिन जैसे 90 डिग्री होगा वो किस में आएगा, राइट एंगल में आएगा। बता रहा हूं ना, कहे परेशान हो, समझ में आ गया, ठीक है। तो राइट एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा। ऑब्ट्यूस एंगल, अब देखो 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बीच में है, तो ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। समझ में आया। ऑब्ट्यूस एंगल कहां से कहां तक, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। 135, 140, 155, 110, सॉरी 110, ठीक है, 100 डिग्री, ये सब किस में आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होगी, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। बता रहा हूं, समझ में आ गया मामला, ठीक है। तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल 0 से शुरू हुआ। और यहां पास रिफ्लेक्स एंगल के आगे अगर आप जाओगे तो एक होता है आपका कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप जान रहे हैं पहले से, समझ में आ गया टाइप ऑफ एंगल्स। अब कैसे बनाओगे, देखो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम और 0 से ज्यादा ऐसे बनता है, ए बी सी थीटा, एक्यूट एंगल ऐसा बनेगा, ठीक है। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब ये और इस पे ऐसा, ये 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ये और ये, ए बी सी, ये बन गया आपका थीटा। ऑब्ट्यूस 90 से ज्यादा और 180 से कम, ठीक है। इसको भी ले लो, ए बी सी, समझ पा रहे हो,
स्ट्रेट एंगल, सीधा स्ट्रेट एंगल, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, ये और किससे ज्यादा, 180 से ज्यादा और 360 से कम, ऐसा उल्टा ये बनाइए थीटा, ए बी सी। समझ में आया। और स्ट्रेट एंगल वैसी वैसी लाइन ए बी सी, वापस ये पूरा ऐसा घूम करके 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। चलिए एक लाइन है ए बी और यहां पर एक लाइन है सी। ठीक है। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि बी और सी के बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्री का है, तो ए और सी के बीच का एंगल कितना होगा? वन 140। कैसे होगा समझना, ये एक डायग्राम बना हुआ था, एक लाइन थी। ठीक है। ए बी, तो आपने ये देखा कि भाई ए बी के बीच का ये जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल है, मतलब कितना है 180 डिग्री का। ठीक है। और 180 डिग्री में ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का माइनस हो गया, तो इधर कितना बचेगा 140 डिग्री। समझ में आया। ठीक है। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। समझ गए। एक और चीज समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझना किसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनको अगर आप जोड़ें तो उनका सम 90 डिग्री आ जाए। जिनको अगर आप क्या करें, जोड़ें, तो उसका सम कितना हो जाए 90 डिग्री का हो जाए, तो वो एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लो कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें कोई भी एक वैल्यू दी रहेगी तो दूसरी आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो बोल रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें एक की वैल्यू 30 डिग्री है, तो दूसरे की वैल्यू निकालो। तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो θ2 इज इक्वल टू निकल जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ गए। ठीक है। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। याद रहेगा ये। ठीक है। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल, बिल्कुल वैसा ही, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे मान लो θ1 130 डिग्री है, तो θ2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 माइनस 130 डिग्री, इट गिव्स 50 डिग्री। ये देखो यहां भी तो हमने वही किया था भाई, एक एंगल दिया हुआ था और ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो हमको पता है कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये कर दिया 140 और 40, तो 140 और 40 ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। याद रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिनको सम करने पे वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और वो एंगल जिनको सम करने पे जो सम है वैल्यू कितनी आ जाए 180 डिग्री आ जाए तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए आगे देखते हैं। देखो मैंने दो लाइनें ऐसे खींची क्रॉस। ठीक है, ध्यान दो इधर, ए बी सी डी। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया एंगल 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3 और इसको दिया एंगल 4। समझना बात, पहले समझो। दो क्रॉस लाइन खींची ए बी और सी डी। ठीक है, तो ये दोनों लाइन के बीच में एंगल 1, ये दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में 3 और इन दोनों के बीच में 4। ठीक है, तो याद रखना एंगल 1 और एंगल 3 ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब एक पॉइंट से ये जो क्रॉस बन रहा है इस क्रॉस के ऊपर और इस क्रॉस के नीचे। ठीक है, सिमिलरली इस क्रॉस के लेफ्ट में और इस क्रॉस के राइट में, लेफ्ट में 2 है और राइट में कितना है 4 है, तो ये भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। समझ आ गया। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट
एंगल। तो यहां कौन कौन सा हुआ, ये जो क्रॉस बन रहा है, क्रॉस के ऊपर 1 एंगल 1 और क्रॉस के नीचे क्या बन रहा है, एंगल 3। तो याद रखना जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, फिर ये क्रॉस है, इस क्रॉस के लेफ्ट साइड में एंगल 2 और राइट साइड में एंगल 4। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। याद रहेगा, ये नोट कर लें। ट्रांसवर्स लाइन पढ़े थे ना अभी अपन। ट्रांसवर्स लाइन दो पैरेलल लाइन को एक स्ट्रेट लाइन क्या करती है, काट रही है। तो ये ए बी सी डी ई और एफ। चलो ध्यान दो, ट्रांसवर्स लाइन कौन सी, जब दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन क्या करती है, कट करती है, तो वो क्या करता है, ट्रांसवर्स लाइन कहलाता है। यहां भी कुछ एंगल्स बनते हैं, इनकी भी प्रॉपर्टी आपको समझनी होगी। तो देखो, एक एंगल इन दोनों के बीच में बना, एंगल 1, इन दोनों के बीच में एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, बने 4 एंगल। फिर यहां देखो एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। बने, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओ, हेडिंग लिखना एंगल्स फॉर्म्ड बाई ट्रांसवर्स लाइन। हेडिंग लिखना एंगल्स फॉर्म्ड बाई ट्रांसवर्स लाइन। पहले समझो, यहां पास शब्द समझना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कौन सा एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझना इसको। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स लाइन, तो समझना हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड में, समझना बात को। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड में जो दो एंगल पड़ेंगे वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एक दूसरे के। इसके ऊपर एंगल नंबर 1 हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड में। तो इसके ऊपर और इसके राइट में, तो इसके ऊपर कौन कौन सा एंगल 1 है, इसके ऊपर एंगल 5 है ना। तो एंगल 1 और एंगल 5 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में, ठीक है, समझ आया। अब इसके राइट साइड में लेकिन नीचे, तो इसके राइट साइड में और नीचे कौन सा, एंगल 4 और एंगल 8। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर लेकिन लेफ्ट साइड में, तो ऊपर यानी 2 और 6, लेफ्ट साइड में 2 और 6, तो एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है। और इसके नीचे और लेफ्ट साइड में एंगल 3 और एंगल 7। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। जो एक जैसे हो, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, एक जैसी हो। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर। समझ में आया, लिखो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको लिखो। फिर से देखो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, जो पहला तो ट्रांसवर्स लाइन के राइट तरफ हो, राइट साइड, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर हुआ, तो इसके राइट साइड में 1 4 5 और 8 है, ऊपर में 1 और 5 है, मतलब 1 और 5 एक दूसरे के बराबर, नीचे में 4 और 8 एक दूसरे के बराबर। अब लेफ्ट साइड देखो तो 2 3 6 और 7 है, तो ऊपर में 2 है, इधर ऊपर में 6 है, तो 2 और 6 एक दूसरे के बराबर हो गए, और नीचे में 3 और 7 है, इसलिए 3 और 7 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी होगा ही होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखेंगे, अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखो ना, जो पढ़ा रहा हूं अभी, क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा ना।
क्या अल्टरनेटिंग है, एकांतर कोण बोलते हैं इसको। एकांतर कोण देखो लिखा होगा तुम्हारे में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की क्या कहानी है। सबसे पहला ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर और नीचे ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है, जबकि ये जो एंगल ये क्या है, इसके लाइन के अंदर की तरफ है। तो पहला इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, 3, 4, 5 और 6 होंगे। पहला चीज ये समझ लो। और अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब इसका ये और इसका ये, समझ गए। पहला देखो इंटीरियर, इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के अंदर की तरफ, ठीक है, तो मतलब 3, 4, 5 और 6 ये हो गया। और अल्टरनेट मतलब दूसरे का, तो ये 5 का अपोजिट 3 और ये 4 का अपोजिट 6, समझ पाए, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पहला इंटीरियर यानी दोनों लाइन के बीच का, और अल्टरनेट है मतलब यहां से यहां जंप करो और यहां से यहां जंप करो, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या होगा यहां देखो, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6 होगा, समझ गए। पहला इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, ये 4 एंगल है, और दूसरा अल्टरनेट मतलब अगर यहाँ राइट साइड में हो तो लेफ्ट में चले जाओ, और यहाँ राइट में हो तो यहाँ के लेफ्ट में चले जाओ। ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर। इट मींस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 विल बी 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6। समझ में आ गया। चलिए अगला, अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें देखना है ना ट्रांसवर्स लाइन वाले में, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझिएगा बात को। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने कैसा पढ़ा था कि भाई ये जो क्रॉस है, अगर क्रॉस बनेगा तो क्रॉस के ऊपर का एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर और राइट साइड का एंगल लेफ्ट साइड के बराबर होता है। यही पढ़ा था ना वर्टिकली अपोजिट एंगल में, ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के बराबर और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड के बराबर होता है। यही है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देख लो, अब देखो ये वाला लाइन है, ये लाइन ऐसा और ये लाइन ऐसा क्रॉस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। यहां अब मैं इसको ऐसा रखा तो देखो ये 2 के अपोजिट 4 है और 1 के अपोजिट 3 है, दिख रहा है ना। केवल अगर मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, केवल इतने हिस्से को देखो, अभी इतना काट करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो ऐसा, यहां पास एंगल 2 है, यहां एंगल 1 है, यहां एंगल 3 और यहां एंगल 4 है। अगर इस हिस्से को काटूंगा तो, ठीक है, तो यहां क्या होगा, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गए। आगे देखो, फिर यहां पास भी इस हिस्से को काट के निकाल दो तो ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, एंगल 6, एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 7 बनेगा। इस हिस्से को मैं निकाल दूंगा तो यहां पास क्या बनेगा, एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 7, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगला है कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसको समझना क्या है, तो लिखने दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम ही है, बस लिखने तो आ रहा है, वो लिखने आते हो ना, बस अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, पता चलेगा, अभी क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं तो बस, तो कल और परसों 2 दिन, फिर उसके बाद तो चैप्टर क्लोज। 2 दिन में जितना करना उतना करो। नहीं अभी तो बोला था ना, इस पूरे वीक नहीं करूंगा, टेस्ट नहीं लूंगा, क्लोज चैप्टर खत्म, तो खुद ही पता चल जाएगा। अभी पता चलेगा ना, ये लास्ट चैप्टर क्या पढ़ाया था, एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ाया था ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाया था ना। अब पता ही होगा तुम लोगों को कितना कितना बना, कितना कितना नहीं बना, है ना। तो जिसका छूटा छूटे रहे, मेरे को क्या करना। चलिए, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, पहला तो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर का। अब अपन क्या पढ़ते, अल्टरनेट जब पढ़े थे तो अल्टरनेट में इसका ये था, इसका ये था। कंसेक्यूटिव में क्या होता है, एक ही साइड का होता है, मतलब इंटीरियर है तो अंदर की तरफ और एक ही साइड का, मतलब एंगल है 4 और 5 और इस तरफ एंगल 6 और एंगल 3। तो इसमें कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में याद रखना, यहाँ चीजें बदल जाती हैं। एक तरफ है यहाँ एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये और ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हुए।
और ये दोनों क्या हुए, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हुए। वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था जहां ये दोनों क्रॉस में थे ऐसे, तो ये बराबर थे। लेकिन यहां क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में एक तरफ वाले जो एंगल्स होंगे इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। याद रहेगा, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आज अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़े पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट वगैरह पढ़ा, एंगल और एंगल के टाइप्स पढ़े। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा हमने। ठीक है, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा, और ट्रांसवर्स लाइन से जो एंगल बनते हैं हमने वो देखे और उनकी प्रॉपर्टीज देखी। अभी इस चैप्टर का जो अगला हिस्सा है जिसमें अपन को ट्राइंगल पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह पढ़ना है, पॉलीगन वगैरह पढ़ना है। ठीक है, तो आज केवल इतना, इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जो होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।